दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी और मशहूर सियासतदान जहांगीर तरीन की। ये कौन है और कैसे इतना अमीर बना, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के लेक्चरार से लेकर अरबपति कारोबार तक और जहेज में मिलने वाली सियासत से लेकर मुल्क की अहम सियासी जमात के अहम तरीन ओहदेदार तक जहांगीर तरीन ने कामयाबी हासिल की। जहांगीर तरीन ने आज तक जिस भी चीज़ को हाथ लगाया वो सोना हो गई। ये बात उनके मुखालिफिन भी मानते हैं, लेकिन इसकी वजह वो जहांगीर तरीन की किस्मत से ज्यादा जहांगीर तरीन की दौलत से कामयाबी खरीदने की सलाहियत को करार देते हैं। दोस्तों, जहांगीर तरीन ने इतनी दौलत कैसे कमाई और उनकी इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? जहांगीर तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात थे। कहानी के मुताबिक इस ओहदे को हासिल करने के लिए उनकी काबिलियत से ज्यादा फील्ड मार्शल अयूब खान से उनके ताल्लुकात का दखल रहा। उनकी आबाई जमीनें तरबेला के मुकाम पर बनने वाले डैम में आ गई, जिनके बदले उन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में जरी जमीन अलाट की गई। पुलिस से रिटायरमेंट के बाद अल्लाह नवाज ने मुल्तान में रहायश और लोधरा में काश्तकारी इख्तियार की। जहांगीर तरीन ने अपनी जिंदगी की इब्तदाई भी अपने 2 कमरों के मकान में बसर की है। जहांगीर तरीन को तालीम के लिए लाहौर भिजवाया गया, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से 1974 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। जहांगीर तरीन के बकौल दौरान तालीम एक दिन के लिए भी उनके दिल में यह ख्याल नहीं आया कि वो अमेरिका में ही मुस्तकिल रहायश पजीर हो जाएं। इसलिए वो तालीम मुकम्मल करते ही वतन वापस आ गए। उनका पहला इश्क पढ़ाना था। वो कहते हैं नौजवानों के साथ गुफ्तगू करके हमेशा मजा आता है, इसलिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन वालिद की मुखालफत के बाद वो बैंक की जॉब करने लगे। एक शाम जब वो दफ्तर से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी इस जॉब से खुश नहीं है। उनका दफ्तर लाहौर की एक इमारत के तहखाने में था। जहांगीर तरीन का कहना था कि मैं सुबह तहखाने में जाता और मगरिब के बाद बाहर आता। एक शाम दफ्तर से निकल तो मैंने सोचा ये भी कोई जिंदगी है। अगली सुबह मैं तहखाने यानी अपनी जॉब पर नहीं गया। जहांगीर तरीन ने अपने वालिद से कहा कि वो काश्तकारी करेंगे, जिस पर उनके वालिद ने कहा क्यों बेटा, तुम्हारा लाहौर में कोई झगड़ा हो गया है? जहांगीर तरीन अपनी यादें ताज़ा करते हुए कहते हैं कि चंद दिन लोधरा में वालिद साहब की ज़मीनों पर गुजारते मुझे एहसास हो गया कि काश्तकारी मेरे खून में शामिल है। मैंने सियासत की, कारोबार किया, दुनिया देखी, लेकिन जो खुशी मुझे काश्तकारी करके होती है वो मुझे किसी और काम से नहीं मिलती। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन काश्तकारी नहीं। वालिद साहब की 400 एकड़ ज़मीन पर उन्होंने काश्तकारी शुरू की और यहाँ से उनकी कामयाबियों का ना ख़त्म होने वाला सफ़र शुरू होता है। जहांगीर तरीन अपनी पहली कामयाबी के बारे में कहते हैं कि अभी मुझे लोधरा 2 साल हुए थे कि वालिद साहब की ज़मीन से मुल्हिक सरकारी ज़मीन को महकमा जंगलात ने फ़ौज के हवाले कर दिया, जिसने ये ज़मीन मेडल लेने वाले अफसरों में बांटना शुरू कर दी। अब जिस अफसर को ये ज़मीन मिलती है वो जब ज़मीन देखने आता तो उसका इस्तकबाल एक बंजर रेगिस्तान करता, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। मैं इस ज़मीन के बिल्कुल साथ बैठा था। मैंने ये ज़मीन उन फौजी अफसरों से बहुत सस्ते दामों खरीदना शुरू कर दी, क्योंकि ये बंजर सहराई इलाका था, इसलिए लोग ये ज़मीन बहुत ही सस्ती बेचते रहे। 20 साल में ये काम करता रहा, यानी फौजी अफसरों से बंजर ज़मीनें खरीदता रहा। इस दौरान उन्होंने कितनी ज़मीनें खरीदी इस बारे में जहांगीर तरीन ने कभी वाज़ेह तौर पर नहीं बताया, लेकिन बाद अंदाजों के मुताबिक उनके पास जनूबी पंजाब से सिंध तक 45,000 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन को उनकी मलकियत साबित करना मुमकिन नहीं, क्योंकि इसमें से कई ज़मीनें उनके मुलाजमीन और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई हैं। फौजियों से सारी ज़मीनें खरीदने के बाद जहांगीर तरीन ने मुकामी ज़मींदारों का रुख किया और उन्होंने उनकी ज़मीन के बदले सालाना इतनी रकम की पेशकश की कि जितनी वो साल भर की मेहनत के बाद कमाते थे। काफ़ी लोगों को ये पेशकश पसंद आई और उन्होंने अपनी ज़मीनें ठेके पर जहांगीर तरीन के हवाले कर दी। इस तरह से हासिल की ज़मीन का शुमार जहांगीर तरीन के करीबी रिश्तेदार भी आज तक नहीं कर सके। ये सारी खरीदो फरोख्त गैर मुतनाज़ नहीं रही। उनके बाद रिश्तेदारों, इलाके के ज़मींदारों और बाज देकर अलाटियों ने उन पर ज़मीनों पर कब्जे और धोखे से कम कीमत में ज़मीनें खरीदने जैसे इल्ज़ामात लगाए। उनमें से बहुत से केसेस के फैसले हो चुके हैं और कुछ मुकदमात सिविल अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। ज़मीनों से कमाई की रकम जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ सनतों और कारोबार में लगाई। शुगर मिलें खरीदी, बैंकों में पार्टनरशिप की, अलगर्ज हर वो मुनाफा बख्श काम किया जो कोई भी समझदार बिजनेसमैन करता है। यूँ जहांगीर तरीन मुल्क के बड़े जिम्मेदार के साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी बन गए। इस ज़मींदारी को चार चांद उस वक्त लगे जब जहांगीर तरीन को साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी ज़री टास्क फोर्स का सरबराह लगाया। उनके
کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے. ان میں سے زیادہ تجربات جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے. جہانگیر ترین نے سیاست میں کیسے قدم رکھا میں آپ کو بتاؤں گا. ترین خاندانوں کی رشتہ داری جنوبی پنجاب اور سندھ کے عام ترین سیاسی خاندانوں سے ہیں اور ریم یار خان کے مخدوموں کے دماد اور ملتان کے گیلانی اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہیں. اس لیے سیاست میں آنا ان کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تھا. لیکن جہانگیر ترین سیاست میں بھی کاروبار کی طرح اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے. پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا. وہ مسلم لیگ کام میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخاب میں قومی اسمبلی کے لودرا سے رکن منتخب ہوئے. انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا. لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے. اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر زمینوں پر نئے تجربات بھی جاری رکھے. کچھ عرصے بعد اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت و پیداوار بن گئے. ایک بار پھر آپ کے مخالفین نے احتجاج کیا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی. 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر پگاڑا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے. 2011 میں انہوں نے ہم خیال ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی گروپ کے طور پر سامنے آئے. ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر ہی کر رہا تھا کہ اچانک خبر ہے کہ جہانگیر ترین عمران خان کے طریقے انصاف پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین چال چلنے میں کامیاب ہو گئے. پی ٹی آئی میں آمد اور پھر عام ترین عہدوں تک ترقی بھی آسان نہ رہی. 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل بوتے پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے. عمران خان نے جسٹس وجیہ الدین کی بات اگنور کر دی جس پر جسٹس وجیہ الدین پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے. جسٹس صاحب کے پارٹی سے علیحدہ ہونے کے بعد جہانگیر ترین کی مشکلات آسان ہو گئی اور وہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ بن گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی الزامات کی زد میں بھی آ گئے. ان پر الزام لگے کہ انہوں نے چینی کی مصنوعی قلت کر کے قومی خزانے کو کافی نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ کپاس کے کاشتکاروں کو گنے کی کاشت کے لیے زبردستی مجبور کیا اور گنے کی قیمت بھی اپنی مرضی کے مطابق دی. یوں کپاس پیدا کرنے والے ملک کو کپاس درآمد پر لگا دیا اور شوگر ملوں کے ذریعے ایک طرف کاشتکاروں کو لوٹا اور دوسری طرف حکومت سے سبسڈی لے کر چینی برآمد کی اور اربوں روپے کمائے اور یوں ان پر چینی چور کا دھبا لگ گیا. اور جے آئی ٹی رپورٹ بھی جہانگیر ترین کے خلاف آئی جس پر عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا. دوستو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.